हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आपके लिए फाइनल सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के अनाउंस हुआ है, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। मेरा भी इसमें क्लास है, आप देख सकते हैं। विमलेश यादव, बाकी अदर जो एजुकेटर हैं उनकी भी क्लासेस हैं। लेकिन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका। 20 जनवरी तक ये बैच कोर्स चलना है। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कि इसमें क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स होगा। सारे एजुकेटर्स आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ्स के भी, रीजनिंग के, प्लस जीके और जीए मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्दी से इस पूरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको विमलेस@14 कोड देना, टाइप करना होगा, जिससे आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 799 रुपीज़ का ये जो है बैच इस बार लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको ई बुक्स भी दिए जाएंगे। 120 घंटे का जो है इंटेंसिव कोर्सेज क्लासेस होंगे, कि क्विक कवरेज ऑफ सिलेबस होगा, प्लस मैं आपको उसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी कराऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस एसएससी जीडी बैच में आप इनरोल कर लें, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। मात्र 799 रुपीज़ का है। तो मैं यही कहूंगा, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के इस बैच कोर्स का फायदा उठाएं। चलिए आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो कि 100 बेहतरीन प्रश्नों पर हमारे आधारित थे। पहला वीडियो हमने अपलोड किया था इंडियन पॉलिटी का, उसके बाद दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया था प्राचीन भारत के इतिहास का। ये 2 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि हमारे 100 बेहतरीन प्रश्नों पे आधारित हैं। तो पहला वीडियो हमने क्या अपलोड किया था, प्राचीन भारत के इतिहास का 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों पर आधारित था ये हमारा। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो अपलोड किया था जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, उस पर आधारित 100 बेहतरीन प्रश्नों को हमने अपलोड कर दिया है। तो इन 2 वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आज के इस तीसरे सेशन में हम 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित। दोस्तों, ये जो हमारा 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, ये एक दिवसीय जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद पुलिस का एग्ज़ाम, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, उसके बाद लेखपाल के अलावा स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए यह हमारा जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हुमायूं नामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो हुमायूं नामा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है, यह की गई थी 1582 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। तथा इसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। तो आप याद रखिएगा, अकबर के द्वारा, जो मुगल सम्राट अकबर था, उसी के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी 1582 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है, यह 1206 ईस्वी में की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर में। तो आप याद रखिएगा, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तथा इसने जब गुलाम वंश की स्थापना की, तब इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो आप याद रखिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तब इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका कार्यकाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की तो स्थापना कर दी, परंतु ये 4 साल तक ही शासन कर पाया। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसका शासन चला था। तथा 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा इसी के द्वारा जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, उसकी नींव भी रखी गई थी। आप याद रखिएगा, दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव भी इसी के द्वारा रखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगला हमारा प्रश्न है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। तो आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जो कि बलबन का दामाद था। आप याद रखिएगा, यह बलबन का दामाद था। किसका दामाद था? तो बलबन का दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, जो अपना गुजारा करता था टोपी सीकर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह गुलाम वंश का एक शासक था। आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद भी एक गुलाम वंश का शासक था। तथा इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1246 से लेके 1265 ईस्वी। तो आप याद रखिएगा, 1246 से लेके 1265 ईस्वी के मध्य इसका शासन काल रहा था। तथा यह बलबन का दामाद था। इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी थी हम्पी। तो आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तो आप इसे याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तथा इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह की गई थी 1336 ईस्वी में। डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर व बुक्का के द्वारा मिलकर की गई। किसके द्वारा? हरिहर और, आप याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। तथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तथा एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, चैतन्य स्वामी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था नदिया बंगाल में 1486 ईस्वी में। याद रखिएगा, चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था बंगाल के नदिया में। कब हुआ था? तो 1486 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने। तो आप याद रखिएगा, गुलाम वंश का शासक था बलबन। इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया गया था। तथा इसका जो शासन काल था वो था 1266 से 1286 के मध्य। आप याद देखिएगा, 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य यह गुलाम वंश का शासक था। तथा इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया गया था। इसके साथ ही यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था। आप याद देखिएगा, जो बलबन था यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था। कौन सा दास था? तो यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था। तथा इसके द्वारा नौरोज उत्सव के शुभारंभ की भी किया गया था। नौरोज उत्सव, आप याद देखिएगा, बलबन ने ही नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। तथा इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पाबूस, आप याद रखिएगा, इसने अपने दरबार में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसने अपने दरबार में सिजदा एवं पाबूस को लागू किया था। इसका मतलब क्या होता है सिजदा एवं पाबोस का? तो यह एक ईरानी पद्धति थी सिजदा एवं पाबोद, जिसको हम कहते हैं कदम चूमना। आप याद देखिएगा, कदम चूमना इसका मतलब होता है। सिजदा एवं पाबोस का मतलब होता है कदम चूमना। तो इसको अपने दरबार में किसने लागू किया था? तो बलबन ने। तथा यह जो सिजदा एवं पाबोस मतलब है, यह एक ईरानी पद्धति है जिसको अपने दरबार में बलबन ने लागू किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तथा बलबन के द्वारा नौरोज उत्सव का भी शुभारंभ किया गया था। तथा यह जो बलबन था यह गुलाम वंश का शासक था। इसका कार्यकाल था 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी के मध्य। तथा बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब और किस प्रकार से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हुमायूं की मृत्यु कब और किस प्रकार से हुई थी? तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 1556 को
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तथा आप इसे याद रखिएगा। तथा हुमायूं जो था यह मुगल सम्राट था, तथा इसका जो टाइम पीरियड था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहली बार इसने दिल्ली पर शासन किया था 1530 से लेके 1540 ईस्वी के मध्य, तथा इसके बाद जो टाइम पीरियड का गैप हुआ इस कारण हुआ कि जो शेर शाह सूरी था उसने कुछ समय के लिए हुमायूं का शासन अपने हाथ में लेते हैं, हुमायूं को पराजित कर दिया था शेर शाह सूरी ने, जिसके कारण जो हुमायूं था वह भागकर कहीं और उसने शरण ले ली थी। तो इसके बाद वह दोबारा दिल्ली पर शासन करने बैठता है 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी के मध्य। तो आप याद रखिएगा इसने मतलब दो टाइम पीरियड में शासन किया था। पहला इसका टाइम पीरियड था 1530 से 1540 के मध्य, और दूसरा था इसका 1555 से 1556 के मध्य। तथा ये जो टाइम का गैप है इस गैप में दिल्ली पर मतलब जो शासक कर रहा था वो कर रहा था शेर शाह सूरी। तो आप याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को पराजित किया था, जिसके कारण हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। आप याद रखिएगा ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा बख्तियार काकी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे इनका क्या नाम था? औरंगजेब। आप याद रखिएगा सिखों के जो 9वें गुरु थे औरंगजेब, इनको फांसी की सजा किसने दी थी? तो 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने। तो आप याद रखिएगा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। क्यों दी थी? तो इस्लाम न कबूल करने के कारण। तो आप याद रखिएगा इस्लाम न कबूल करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी थी औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा। अगला हमारा है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम शिवाजी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कब? तो 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था सिवनेर जुन्नार में। कहाँ? तो सिवनेर नामक जगह है जुन्नार में। कहाँ पे? तो सिवनेर नामक जगह है जुन्नार में। यहीं पे शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था शाहजी तथा इनकी माता का नाम था जीजाबाई। आप याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम था शाहजी और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई तथा शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास तथा इनकी मृत्यु हुई थी शिवाजी की 1680 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ष 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो आप याद देखिएगा हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी। क्या थी? तो हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला हमारा प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दु समद। ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब्दु समद जो था अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार था तथा अब्दु समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि भी दी थी। तो आप याद रखिएगा अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि भी दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है यह करवाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। तो आप याद देखिएगा कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो कृष्णदेव राय था यह विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था। आप याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था कृष्णदेव राय। इसी के द्वारा
हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था तथा इसने शासन किया था 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी के मध्य। आप याद देखिएगा 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी के मध्य कृष्णदेव राय ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा इस कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज, आप याद देखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे। यह अष्ट दिग्गज कौन थे? तो प्रसिद्ध 8 तेलुगु विद्वान थे। कौन थे ये अष्ट दिग्गज? तो ये प्रसिद्ध 8 तेलुगु विद्वान थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे उस समय। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। अगला हमारा है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को, मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो आप याद देखिएगा, मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तथा इसने शासन कब किया था? तो 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी के मध्य औरंगजेब ने शासन किया था तथा इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही यह जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, आप याद रखिएगा, औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी। तथा इसके साथ ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। तो आप याद देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा ही बीबी का मकबरा, आप याद देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा ही बीबी का मकबरा बनवाया गया है। कहाँ पे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आप याद देखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो औरंगजेब था, इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ जो औरंगजेब था यह वीणा बहुत अच्छा बजाता था। आप याद देखिएगा, वीणा बजाने में उस्ताद था औरंगजेब। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार एग्जाम में पूछा गया है, औरंगजेब के शासन काल में ही जो हिंदू मनसबदार थे, आप याद देखिएगा, जो हिंदू के शासन, मतलब औरंगजेब के शासन काल में ही हिंदू मनसबदारों, आप याद देखिएगा, हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी सर्वाधिक थी औरंगजेब के शासन काल में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। तो आप याद देखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा शुरू की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तथा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तथा इसने गुलाम वंश, यह गुलाम वंश का शासक कब बना था? तो यह 1210, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यह गुलाम वंश का शासक बना था। तथा इसने शासन किया था 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी के मध्य। तो आप याद देखिएगा, 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी के मध्य यह गुलाम वंश का शासक था। तथा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तथा जब यह गुलाम वंश का शासक बना तब इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी। तो आप याद देखिएगा, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी बदल दी थी जब इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना था। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद माना जाता था पेशवा का। तो आप इसे याद रखिएगा, पेशवा का जो पद था वह उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था शिवाजी के मंत्रिमंडल में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था?
तो मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में। तो आप याद देखिएगा, पंजाब के कलनौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का शासन कब से कब चला था? तो 1414 से 1451 के मध्य सैयद वंश का शासन था तथा इसकी स्थापना खिज्र खान के द्वारा की गई थी तथा सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। तो आप याद देखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह जो था यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, जामा मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने व कब कराया? तो आपको बताना है जौनपुर स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कब व किसने करवाया था? तो 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी ने। किसने? तो 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा जौनपुर स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया होता कि जामा मस्जिद जो दिल्ली है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। तो आपको दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुगल बादशाह शाहजहां था इसके द्वारा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। वहीं जौनपुर स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी ने। तो आपको दोनों याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, लाल किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने? तो लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर आपसे पूछ लिया होता कि आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। वहीं लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि लाल किले, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। वहीं शाहजहां के द्वारा दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी करवाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी यह गुलाम वंश की शासिका थी। आपको पता होगा गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान। इसने गुलाम वंश पर शासन किया था 1236 से 1240 के मध्य तथा यह किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान तथा इसने शासन कब से कब किया था? तो 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तेनालीराम जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तो आप याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबारी थे तेनालीराम। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, यहाँ पे कुछ यूरोपीय यात्रियों के नाम दिए हुए, जैसे आपको सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस कोयार्ट और फ्रांसिस्को पालसार्ट। आपको बताना है ये चारों जो यूरोपीय यात्री थे किसके शासन काल में भारत आए थे? तो ये जो चारों यूरोपीय यात्री थे किसके शासन काल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासन काल में, मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में ये चारों यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, मयूर सिंहासन जिसको हम तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन था जिसको हम तख्त ए ताउस के नाम से जानते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था यह मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसने शासन कब से कब किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने? तो 1837 से 1857 ईस्वी के मध्य तथा इसकी जो मृत्यु है 1862 ईस्वी में हो गई थी। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। क्यों?
मतलब इसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो आपको पता होगा 1857 के विद्रोह, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें विद्रोहियों का साथ देने के कारण, आप याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था। आप याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था तथा 1862 में ही रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट था, इसने शासन किया था 1837 से 1857 के मध्य, तथा 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था तथा रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। इसके साथ ही यह अंतिम मुगल शासक भी था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो मयूर सिंहासन है, तख्ते ताऊ से इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या था। तो बहादुर शाह प्रथम को हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को मुअज्जम भी कहा जाता है। तथा आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम था शाह बेखबर। तो आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर यह मुगल शासक था जिसने शासन किया था 1707 से 1712 ईस्वी के मध्य, तथा इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यही जो बहादुर शाह प्रथम था, इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। आप याद रखिएगा, 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसको शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं। तथा इसका एक अन्य और नाम था मुअज्जम। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य व्यवस्था क्या थी। तो अकबर की जो शासन व्यवस्था थी, उसकी जो मुख्य विशेषता थी वह थी मनसबदारी प्रथा। तो आप याद रखिएगा, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। तो आप याद रखिएगा, सबसे शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला जो पहला तुर्क सुल्तान हुआ था वह हुआ था इल्तुतमिश। तो आप इसे याद रखिएगा। इल्तुतमिश के बारे में मैंने पूरे डिटेल में पिछले स्लाइड में बताया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इल्तुतमिश को वैसे कहते क्या थे, तो गुलामों का गुलाम। यहाँ पे देखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, में किसकी विजय हुई थी। तो जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी तथा राणा सांगा की हार हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला सुल्तान कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तथा इसने कब से कब शासन किया था, तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया था। तथा यह शासन किया था, आप इसे याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा। तथा बाबर का शासनकाल क्या था, तो 1556 से 1530 के मध्य। आप याद देखिएगा, मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। तथा बाबर का टाइम पीरियड क्या था, तो 1556 से 1530 ईस्वी के मध्य। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेके 1412 ईस्वी के मध्य। इसका अंतिम सुल्तान कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ था नसीरुद्दीन महमूद। तो आप याद देखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद जो था, यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ था। तथा तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, तो गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी तथा तुगलक वंश का जो शासन पीरियड था हुआ था 1320 से 1412 ईस्वी के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो संगीत सम्राट था तानसेन, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो आप याद रखिएगा ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे याद रखिएगा ग्वालियर में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। तो आप याद देखिएगा जो रजिया सुल्तान थी यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह जो रजिया सुल्तान थी यह किसकी बेटी थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इल्तुतमिश की, किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आप याद देखिएगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 1761 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में जुन्नार के समीप। तो आप याद रखिएगा शिवनेर दुर्ग में जुन्नार के समीप शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, तथा शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी, शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और इनके गुरु का नाम था रामदास। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। आप याद रखिएगा तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सदाशिव जो था यह तुलु वंश का अंतिम शासक था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो तुलु वंश था इसका शासन कहाँ होता था, तो विजयनगर साम्राज्य पे। आप याद देखिएगा जो दक्षिण भारत का महान साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इस पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। उनमें से एक वंश था तुलु वंश, तथा तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी तुलु वंश से संबंधित था कृष्णदेव राय भी। तो आप याद रखिएगा जो तुलु वंश था इसी तुलु वंश से संबंधित था कृष्णदेव राय। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कृष्णदेव राय के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे। तो यह जो अष्ट दिग्गज थे ये सबसे 8 तमिल विद्वान थे। आप याद देखिएगा जो अष्ट दिग्गज थे ये 8 तमिल विद्वान थे, तथा ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो आप इसे याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। तथा ये अष्ट दिग्गज कौन थे, तो 8 तमिल विद्वान थे। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे। आप याद रखिएगा पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी। तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया था। तो गुलाम वंश का शासक था बलबन, इसी के द्वारा राजत्व का नया सिद्धांत दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो चित्रकला जब सबसे अधिक पनपी थी, चित्रकला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था
तथा उस चित्रकला को मतलब चित्रकला का जब सबसे अधिक विकास किया गया था तो उसको हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तथा जो चित्रकला का स्वर्ण काल का समय था वह था जहांगीर का शासन काल जब था, उसी टाइम पीरियड को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, चित्रकला का जो स्वर्ण काल का पीरियड था वह था जहांगीर के शासन काल का समय। तो आप इसे याद रखिएगा, जहांगीर के शासन में चित्रकला सबसे अधिक विकसित हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा होता कि स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो जो स्थापत्य कला थी, आप याद रखिएगा, स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके काल में हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तुगलकनमा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस बादशाह ने किया था। तो तुगलकनामा युद्ध नीति एवं बारूद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह किया गया था बाबर के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। आप देखिए, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा तुगलकनुमा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, बाबर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो घाघरा का युद्ध। आप याद रखिएगा, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो जो घाघरा का युद्ध था यह भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। आप इसे याद रखिएगा। तथा अफगानों के साथ इसने युद्ध किया था, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, तानसेन का बचपन का नाम क्या था। तो तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। आप याद रखिएगा, तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो बहमनी साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था। तो हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह। आप याद रखिएगा, हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह ने मिलकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। तथा गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। आप याद रखिएगा, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तथा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। तथा इसकी स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह ने। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दास प्रथा, जजिया कर और तीर्थ यात्रा को समाप्त करने वाला सम्राट कौन था। तो दास प्रथा, जजिया कर और तीर्थ यात्रा को समाप्त करने वाला सम्राट था अकबर। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश पर शासन किया। खिलजी वंश का यह शासक कब से कब तक था, तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य इसने खिलजी वंश का शासन संभाला था। तथा इसका मूल नाम था अली एवं गरसाप्स। आप याद रखिएगा, अली एवं गरसास्प यहाँ पे होगा, अली एवं गरसास्प इसका मूल नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला हमारा है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। आप इसे याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हैं। आप इसे याद रखिएगा। तथा तुंगभद्रा नदी के तट कहाँ पे, तो कर्नाटक में। आप याद रखिए, कर्नाटक में। तथा इसकी राजधानी क्या थी विजयनगर साम्राज्य की, हम्पी। आप याद रखिएगा, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, यहीं इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। तथा 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे, तानसेन एवं बैजू बावरा। आप याद रखिएगा, तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक थे। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था बाजीराव प्रथम। आप याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम पहला पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप याद रखिएगा,
कुतुब मीनार की जो नींव है यह रखी गई थी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तथा इस कुतुब मीनार को पूरा, इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। आप यहाँ देखिएगा, कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा यह जो कुतुब मीनार है यह दिल्ली में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, सवार पद में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की थी? तो सवार पद में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था जो है यह की गई थी जहांगीर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुर से किसने मारा था? तो शिवाजी मतलब जो थे, इन्होंने 1659 ईस्वी यहाँ पे होगा, तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को मार दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, अफजल खां को किसने बहादुरी से मारा था? तो शिवाजी ने मारा था 1659 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गायन एवं शास्त्रीय संगीत तानसेन के गुरु कौन थे? तो गायन एवं शास्त्रीय संगीत के जो जनक थे तानसेन, उनके गुरु कौन थे? तो बाबा हरिदास। तो आप इसे याद रखिएगा, बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे, तथा तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। आप यहाँ देखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, सर्वप्रथम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम शाह की जो उपाधि है यह धारण की गई थी मुबारक खां के द्वारा। आप यहाँ देखिएगा, मुबारक खां ने सर्वप्रथम बार शाह की उपाधि धारण की थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने। सर्वाधिक जो हिंदू मंदिर तोड़े गए थे यह तोड़े गए थे औरंगजेब के शासनकाल में, तथा इसी ने ऑर्डर दिया था हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का। तब इसे याद रखिएगा 1699 में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो आप ये याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी अब ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, तो खुसरो को की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। आप याद देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो था यह तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न हमारा है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आप याद देखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1667 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, खिज्र खां का पुत्र कौन था? तो खिज्र खां का पुत्र था मुबारक खां। आप याद रखिएगा, खिज्र खां का जो पुत्र था वह था मुबारक खां, तथा खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दीन ए इलाही एवं इलाही संवत की स्थापना किस सम्राट ने की थी? तो दीन ए इलाही और इलाही संवत की जो स्थापना है यह की गई थी अकबर के द्वारा। आप याद देखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही एवं इलाही संवत की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? अकबर। अगला हमारा है, औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, तथा औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इलाही संवत की स्थापना कब की गई थी?
तो 1583 ईस्वी में, आप यहाँ देखिएगा 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सिखों के जो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो आप इसे याद रखिएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के किले का निर्माण करवाया गया था हुसंग शाह के द्वारा। आप यहाँ देखिएगा, हुसंग शाह के द्वारा मांडू के किले का निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर हमारा है हुसंग शाह। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अकबर का राज्याभिषेक किसने संपन्न करवाया था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है यह संपन्न करवाया गया था बैरम खां के द्वारा। कहाँ पे? तो कलानौर में। आप यहाँ देखिएगा, कलानौर पंजाब में है, यहीं पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तथा इसका जो राज्याभिषेक है यह संपन्न करवाया गया था बैरम खां के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी यह हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच। आप यहाँ देखिएगा, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 1556 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, पिता का नाम था शाहजी तथा इनके गुरु का नाम था रामदास। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था तथा शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। क्या नाम था? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर अकबर का वास्तविक नाम था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को। किसको? तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, फर्रुखसियर। अगला इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स। क्या नाम था? शमसुद्दीन कैमूर्स जो था यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो आप इसे याद रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला हमारा है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। आप याद देखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि जो ईरान का नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण यहाँ पे होगा किसने दिया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है यह दिया गया था किसके द्वारा? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी के द्वारा। आप याद देखिएगा, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। तब इसे याद रखिएगा, यहाँ पे निमंत्रण होगा न कि नियंत्रण होगा। अगला हमारा है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। आप याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। आप याद देखिएगा, जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। आप याद देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वह थी फारसी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। आप याद देखिएगा, अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वह था तानसेन। तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे।
आप यहाँ देखिएगा, राम तनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। आप यहाँ देखिएगा, 22 जून 1665 ईस्वी को जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा के आराम बाग में। आप यहाँ देखिएगा, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा के आराम बाग में। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में। आप यहाँ देखिएगा, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था 1656 ईस्वी में। आप यहाँ देखिएगा, 1656 ईस्वी में रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो खुद बाबर ने। आप यहाँ देखिएगा, जो स्वयं बाबर था, मतलब स्वयं बाबर ने इसकी रचना की थी बाबरनामा की। आप यहाँ देखिएगा, बाबरनामा की जो रचना है बाबर ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? तो अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब करवाई गई थी? तो 1575 ईस्वी में। आप यहाँ देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कब और कहां पर करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था 1679 में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो आप इसे याद देखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, तथा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। आप याद देखिएगा, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, तथा यह जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, यह वीणा बहुत अच्छा बजाता था, तथा औरंगजेब के द्वारा जो हिंदू मनसबदार थे उनको सबसे ज़्यादा नियुक्त किया गया था। आप यहाँ देखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में ही हिंदू मनसबदारों की नियुक्ति सबसे ज़्यादा हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को बोला जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है, यह अकबर के काल को कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, कश्मीर का अकबर किस बादशाह को कहा जाता है? तो जैन उल आब्दीन को। आप याद देखिएगा, जैन उल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इसे याद देखिएगा, जैन उल आब्दीन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से फारसी में किसने किया था? तो महाभारत का जो अनुवाद है रज्मनामा नाम से फारसी में किया गया था 3 लोगों के द्वारा, बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था C.S. बेवरिज ने। किसने? तो C.S. बेवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो काबुल अफगानिस्तान में। आप याद देखिएगा, काबुल अफगानिस्तान में बाबर का मकबरा स्थित है। आप इसे याद देखिएगा, काबुल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बैरम खां की हत्या किस प्रकार से की गई थी? तो बैरम खां की हत्या किस प्रकार से की गई थी? तो मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां के द्वारा। आप याद देखिएगा, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की विजय का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है तोप खाने का प्रयोग। आप याद देखिएगा, तोप खाने का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था भारत में, तथा इसकी विजय का जो मुख्य कारण था वह तोप खाने का निर्माण ही माना जाता, मतलब तोप खाने का प्रयोग ही माना जाता है। अगला हमारा है,
अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? तो अबू फजल का बड़ा भाई था फैजी। आप याद देखिएगा, जो फैजी था यह अबू फजल का बड़ा भाई था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हमारा है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। आप याद देखिएगा, जो मोहम्मद शाह था, आप याद देखिएगा, यह जो मोहम्मद शाह था इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तब याद देखिएगा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। कब? तो 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था शिवाजी ने। आप याद देखिएगा, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 100 सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।